नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बात कर रहे थे हम प्राचीन भारत के इतिहास की। और अगर पिछला लेक्चर आप देखकर यहाँ आ रहे हैं तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मगध के प्रारंभिक राजवंश, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। आज दोस्तों हम बात करते हैं भारत में एक प्राचीन राजवंश की, जिसे हम मौर्य राजवंश के नाम से जानते हैं। लंबा टाइम पीरियड रहा है इनका भी, तो पूरा टाइम पीरियड ही हम मौर्यन एरा या मौर्य काल के नाम से जानते हैं। तो कैसे ये लोग आए, मौर्य कौन थे, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा है तो हमने बात करी थी नंद वंश की। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, है ना, महापद्म नंद। लगभग इन्होंने 345 ईसा पूर्व के आसपास मगध के अंदर नंद राजवंश की नींव रखी। नंदों के 9 राजाओं का उल्लेख मिलता है। हालांकि ऐसा मान सकते हैं कि ये राजा अलग अलग प्रांतों पर राज्य करते थे। मगध के अंदर महापद्म नंद के बाद जिस व्यक्ति के पास गद्दी गई वो था धनानंद, है ना। धनानंद के शासनकाल की अगर आप महत्वपूर्ण घटनाओं को देखें तो इसी के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, पोरस की लड़ाई हुई वगैरह, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसी के शासनकाल में एक टीचर कह दीजिए, अध्यापक कह दीजिए, महापंडित कह दीजिए, चाणक्य, जो कि तक्षशिला के अंदर अध्यापन का काम कर रहे थे, वो सिकंदर के आक्रमण की सूचना देने के लिए धनानंद के दरबार में पहुंचे, परंतु वहां पर धनानंद द्वारा उनका अपमान किया गया। चाणक्य ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया और चंद्रगुप्त ने आखिरकार धनानंद को गद्दी से उतारकर उसकी हत्या करी और लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास उसने मगध में एक नए राजवंश की नींव रखी, जिसे आप मौर्य राजवंश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से। तो देखिए, ये जो मौर्य वंश है इसका संस्थापक जो है, यानी कि फाउंडर, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो आप लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, मौर्यंस का जो पूरा टाइम पीरियड है वो शुरू होता है 322 BCE से शुरू होता है। 322 BCE से ये शुरू हो जाता है और 22 BCE से शुरू हो जाता है और ये चलता है लगभग 185 BCE तक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका फाउंडर है। और चाणक्य और चंद्रगुप्त की क्या रिलेशनशिप थी मैं आपको बता चुका हूं। कुल मिला के 322 BCE में चंद्रगुप्त ने मगध के अंदर, जो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहां पे एक नई डायनेस्टी की फाउंडेशन कर दी। अब बात करते हैं कि मौर्य लोग थे कौन, कहां से आए हैं मौर्य। देखिए, इसके बारे में 2 कहानियां प्रचलित है ना। पहली जो बात है वो ये कही जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य मुरा का पुत्र था। चंद्रगुप्त की मां का नाम मिलता है मुरा, है ना। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एवरीबडी एक्सेप्ट दैट चंद्रगुप्त वाज सन ऑफ मुरा। पर इसके पिता के बारे में जानकारी नहीं मिलती, समझ रहे आप। कई सारे बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो इस बारे में बताते हैं कि मुरा जो है ये धनानंद की ही एक उपपत्नी थी। धनानंद जो कि मगध का शासक है, उसी की एक उपपत्नी थी, परंतु धनानंद से किसी बात पर नाराज होकर उसने राजमहल छोड़ दिया और फिर अपने बच्चे को लेके वो अपने भाई के घर चली गई और वहीं पर इसका लालन पालन किया। एक तो कहानी ये है। दूसरा है कि चंद्रगुप्त जो है ये पिपली वन के क्षत्रिय कुल से संबंध था। पिपली वन जो है ये नेपाल के तराई क्षेत्र जो है, नेपाल का जो नीचे वाला इलाका है, मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका नहीं, मैदान वाला जो इलाका है, वहां पर इसका एक राज्य था पिपली वन में, है ना। एक्चुअली वहां के जो मौर्य थे उनका राज चिन्ह था मोर। राज चिन्ह होता है ना, उनके जो कुल का एम्बलम था वो था मोर, और मोर होने के कारण इनको मौर्य कहा जाता था, क्योंकि मोर राज चिन्ह है ना, उनके राज्य का सिंबल क्या है, मोर। तो मोर से शब्द बन गया मौर्य और धीरे धीरे ये शब्द किस में चला गया, मौर्य में चला गया। तो इस वजह से चंद्रगुप्त के वर्ण को लेकर भी थोड़ा सा डाउटफुल है कि ये आइदर क्षत्रिय वर्ण का था या फिर जिस प्रकार से इसके प्रीडिसेसर्स थे, कौन, नंद, उनके वर्ण का था। इस पर भी थोड़ा डाउट आता है।
तो मोस्टली बौद्ध धर्म ग्रंथ तो यही कहते हैं कि चंद्रगुप्त भी एक शूद्र राजवंश से ही संबंध रखता था। देखिए यहां पर हम शूद्र के लिए किसी जाति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। शूद्र सिर्फ एक वर्ण है। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है ना। कर्म, राज्य की आप पहले से ही कोई सुरक्षा व्यवस्था का काम कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं। आपने अगर कोई वेद ग्रंथ वगैरह याद कर लिए हैं, वेदों के आप ज्ञाता हैं तो ब्राह्मण हैं। आप अगर व्यापार का काम कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं। और अगर आप समाज में सेवा शुश्रूषा और समाज के अंदर जो भी मेहनत वाले काम होते हैं वो सब कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि किसी जाति को टारगेट किया जा रहा है ना। शूद्र से संबंध है कि इनके फोर फादर्स जो थे वो बाय डिफॉल्ट कोई क्षत्रिय राज परिवार में नहीं जन्मे थे, या उनके एंसेस्टर जो है वो किसी बड़े राज्य के स्वामी नहीं थे। इन्होंने अपने दम पर अपना राज्य खड़ा किया है ना। तो शूद्र हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुरा वाली जो स्टोरी है कि वो धनानंद की उपपत्नी थी, तो उसके हिसाब से इसको हमने शूद्र बोल दिया। अब दूसरा क्या है, इसका एक एक्सपेक्ट और है। चाणक्य ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने, अब अर्थशास्त्र को नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स से रिलेट कर देते हैं, बट चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है। उसमें राजनीति, विदेश नीति, है ना, बहुत सारी नीतियां उसके अंदर लिखी हुई है। किस प्रकार से आपकी स्पाइंग कैसे होनी चाहिए, गुप्तचर व्यवस्था, है ना, दो देशों के बीच में फॉरेन रिलेशन कैसे होने चाहिए, इन सब के बारे में चाणक्य ने लिखा है। तो चाणक्य उसमें लिखता है कि शासन करने का अधिकार क्षत्रिय के पास होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय में त्याग की प्रवृत्ति, क्षत्रिय देना जानता है। तो इस हिसाब से लोग अनुमान लगाते हैं कि चाणक्य को अगर किसी को मौका मिले कि वो किसी को राजा बना सके तो मोस्ट प्रोबेबली उसने क्षत्रिय राजकुमार ही चुना होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त के शूद्र और क्षत्रिय दोनों वर्ण के होने के अनुमान लगाए जाते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए चंद्रगुप्त के काल की चर्चा करना चाहूंगा मैं। तो देखिए चंद्रगुप्त जो कि फाउंडर है मौर्य डायनेस्टी का, इसका टाइम पीरियड मिलता है हमको 322 से 298 बीसीई बिफोर क्राइस्ट, है ना। चंद्रगुप्त राज्य संभालता है, फाउंडर बनता है, और बिकॉज मैंने आपको वो अलेक्जेंडर वाला अगर किस्सा, आपने मेरा वो वीडियो देखा हो, उसमें मेरी बात हुई थी कि चंद्रगुप्त पहले क्या करता है कि मौर्य राज्य की जो वेस्टर्न सीमाएं हैं, जैसे वर्तमान का अगर प्रेजेंटली मैं बात करूं तो दिल्ली, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, पंजाब, इन क्षेत्रों को वो जीतता है। उसके बाद वो गंगा नदी को पार करके छोटे छोटे राज्य जीतता है, देन वो मगध पे अटैक करता है। मतलब चंद्रगुप्त ने पंजाब से लेके आगे पाटलिपुत्र तक अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया था। टाइम लगा उसको, बट खड़ा कर दिया उसने। तो जब उसने धनानंद को हराया तो मगध का जो भी गंगा नदी के पार एम्पायर था वो सब ऑटोमेटिकली उसके कब्जे में आ गया। तो इस तरीके से इतना बड़ा एम्पायर इससे पहले किसी और शासक का नहीं था। इसलिए मौर्यंस को हम इतना पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़े एरिया के ऊपर एट ए टाइम कंट्रोल किया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नंदों का था कि अपने पूरे राज्य को वो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते थे, और हर पार्ट के ऊपर अपना एक सगा संबंधी, मे बी राजकुमार या उनके परिवार का कोई और रिश्तेदार, उसको उपराजा बनाते थे, मे बी आप उसको गवर्नर कह सकते हैं। उसके साथ उसकी सहायता करने के लिए एक बड़ा विद्वान पंडित टाइप का व्यक्ति, जिसे अमात्य कहा जाता था, उसे लगाते थे। तो इस प्रकार छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ एक राज्य जिसकी केंद्रीय सत्ता मगध था, ऐसा इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। अब तो चाणक्य भी इनके साथ था, और चाणक्य तो बिल्कुल ही इस चीज का पंडित था। चाणक्य ने अपनी और चीजें राज्य के अंदर इंस्टॉल करी, जैसे कि टैक्स सिस्टम क्या होना चाहिए, या फिर राजा और प्रजा के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए। इन सब कारणों से चंद्रगुप्त के राज्य को एक अच्छी स्टेबिलिटी मिली। चंद्रगुप्त के बारे में यूनानी यानी कि ग्रीक हिस्टोरियंस ने भी लिखा है। जो एंशियंट ग्रीक हिस्ट्री है ना, जो सिकंदर के साथ लोग आए थे उन्हें ग्रीक हम कहते हैं, सिकंदर भी ग्रीक था। उन्होंने भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ग्रीस और इंडिया का बहुत पुराना रिलेशन रहा है अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड से, तो बेसिकली उस समय बहुत सारे ग्रीक्स का भारत आना जाना हुआ। भारत में जो भी जानकारियां हो रही थी, घटनाएं हो रही थी, उनके बारे में ग्रीक हिस्टोरियंस ने भी लिखा। तो यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त का नाम रखा है सेंड्रेकॉट्स, या फिर इसका नाम मिलता है एंड्रेकॉट्स। तो मैं कहना चाह रहा हूं
कि यूनानी इतिहास में जो सेंड्रेकॉट्स या एंड्रेकॉट्स शब्द आता है वो किसके लिए आता है? चंद्रगुप्त के लिए आता है। ये हमें पता चला ऑलमोस्ट, आप समझ लीजिए 1830 1840 1830 से 1840 के बीच में विदेश से कई लोग भारत आए थे, जिसमें टी फैंटलर है, जेम्स फिलिप्स, जेम्स प्रिंसेप है, अलेक्जेंडर कनिंगम है। इन्होंने बहुत रिसर्च किया है एक्चुअली गौतम बुद्ध पे रिसर्च किया, अशोक पे रिसर्च किया है। अशोक इसी का डिसेंडर है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो वहां पे पता चलता है कि अशोक के बारे में जानकारी, बिंदुसार के बारे में जानकारी ग्रीक लिटरेचर में भी लिखी गई है, बट नाम थोड़ा अलग था। तो वहां पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य वो ग्रीस लिटरेचर में जो लिखा गया सेंड्रेकॉट से एंड्रेकॉट से वही व्यक्ति। एक्चुअली इसका एक और जिक्र हमें मिलता है 305 बीसीई के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर भी एक ग्रीक है ना। और सिकंदर अलेक्जेंडर भारत के अंदर अपने जो राज्य उसने जीते थे वो किसको सौंप के गया था? सेल्यूकस को सौंप के गया था। वर्तमान का जो पाकिस्तान वाला इलाका है यहां पर सेल्यूकस का राज्य था। और ऑब्वियस सी बात है सेल्यूकस का और चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य है उनका बॉर्डर लगता था, चिपकता था। तो इनके बीच में आपस में कई बार झगड़े होते रहते थे। बट 305 बीसी में इनके मध्य एक बड़ा झगड़ा हुआ और इस झगड़े के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस ने इन दी एंड एक ट्रीटी करी। उस ट्रीटी के अनुसार एक तो इनके राज्य की जो बाउंड्री थी उसको एक निर्धारित कर दिया गया भाई कि ये हमारी बाउंड्री होगी। बदले में सेल्यूकस की एक बेटी थी, है ना, हेलेना। हेलेना का जो चंद्रगुप्त की बेटी थी हेलेना, हेलेना का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त के साथ। आप इसे पहला भारतीय, किसी भारतीय राजा का विदेशी विवाह भी कह सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये चंद्रगुप्त के द्वारा ही हेलेना के साथ किया गया था। बदले में चंद्रगुप्त ने कई हाथी इसको सेल्यूकस को गिफ्ट भी दिए थे। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने बड़ा अच्छा जीवन जिया, राज्य को भी स्थिर किया। और सेल्यूकस से संबंधों के बाद पहला विदेशी यात्री भी भारत आया, फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर कौन था, है ना, तो फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर जो आपका था वो था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में ही भारत आया था। और मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। भारत में उसने जो कुछ भी देखा उसके ऊपर उसने इंडिका बुक लिखी थी। तो ये भी चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड की एक महत्वपूर्ण घटना है। जीवन के अंतिम वर्षों में जब चंद्रगुप्त काफी उम्र दराज हो गया तो फिर उसका मन नहीं लगता था अब राज्य में। और क्योंकि उसने अपने जीवन में सब अचीव कर लिया, एक बिल्कुल कहते हैं ना सामान्य आदमी से लेकर वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है, और तो क्या अचीव करना बाकी रह गया था जीवन में। तो लास्ट में फिर वो अपना राजपाट त्याग देता है, अपने बेटे को सौंप देता है। चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, और खुद जैन धर्म अपना लेता है ना। चंद्रगुप्त जैन मुनि थे, भद्रबाहु जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर चंद्रगुप्त श्रवण बेल चला जाता है। श्रवण बेलगोला चला जाता है और संथारा लेकर अपने प्राण त्याग देता है। बात समझ रहे? चंद्रगुप्त जैन धर्म अपनाता है, संथारा त्याग लेकर, संथारा मतलब भूख प्यास से अपने प्राण त्याग देने की जो विधि है ये जैन धर्म में क्या कहलाती है? संलग्ना, संथारा, कुछ भी कह सकते हैं। आज भी श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त की एक गुफा है जिसके ऊपर उसका इंस्क्रिप्शन है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम वर्ष में यहीं तपस्या की थी और यहीं पे अपने प्राण त्यागे थे। जो भी है, चंद्रगुप्त के बाद अगला राजा आ गया है बिंदुसार। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार।
बिंदुसार का जो टाइम पीरियड मिलेगा आपको 298 बीसीई से आपको मिलेगा 273 बीसी। नो डाउट अपने पिता की तरह चंद्रगुप्त जो है बिंदुसार भी एक केपेबल योग्य शासक था और इसने अपने राज्य को होल्ड किया, राज्य की टेरिटरी में कोई कमी नहीं आने दी। और इसके होल्ड करने का तरीका था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो विदेशी जो भी आसपास के राज्य हैं उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएं, मतलब शादियां की जाए। इसने आसपास बहुत अच्छे राज्यों से जो है ना विवाह किया, जैसे मध्य देश की राजकुमारी शेमा या खेमा से विवाह किया। मध्य देश वर्तमान का जो है पंजाब है। आसपास के और भी छोटे बड़े राज्यों के साथ इसने वहां की राजकुमारियों से विवाह करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। इसी के कारण इसके लीगल एयर्स जो कहते हैं ना पुत्रों की संख्या 100 से अधिक थी। इसी में इसका एक पुत्र था सुशीम जो कि बड़ा पुत्र था और एक पुत्र था अशोक, ये सेकंड नंबर का बेटा था। आगे चल के ये दोनों ही राज्य के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई करेंगे कि भाई सक्सेशन कौन होगा बिंदुसार के बाद। हालांकि बिंदुसार भी इसमें बड़ा कंफ्यूज था, वो भी फैसला नहीं कर पाया। बिंदुसार के जीवन की अगर हम घटनाओं की बात करें तो सबसे बड़ी घटनाएं जो हम कह सकते हैं उसमें एक तो है कि बिंदुसार जो है इसने आजीवक संप्रदाय अपना लिया था। एक आजीवक संप्रदाय ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म जैसा जैसा ही है, मखलीपुत्र गोसाल जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी और जैसे जैन धर्म की टीचिंग्स है वैसी वैसी टीचिंग्स आजीवक संप्रदाय की भी है। तो जैसे चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया, इसने कौन सा आजीवक संप्रदाय अपनाया। इसकी उपाधि जो मिलती है हमें, बिंदुसार की उपाधि मिलती है अमित्र घात। अमित्र घात मतलब जो इसके दुश्मन, अमित्र जो आपका मित्र नहीं है, अमित्र मतलब क्या हो गया, आपका शत्रु हो गया। शत्रुओं का जो नाशक है ना, जो अपने शत्रुओं का नाश करता है वही है अमित्र घात। तो इसी अमित्र घात को है ना ग्रीक हिस्टोरियंस ने क्या लिख दिया है, एमित्रोचैट्स। क्या लिख दिया है एमित्रोचैट्स। मतलब हमारा जो अमित्र घात है बिंदुसार वो ग्रीक लिटरेचर का कौन है, एमित्रोचैट्स है। वही मैंने अभी बात बताई ना, ग्रीक्स और इंडिया की हिस्ट्री में कई सारी चीजें लिखी गई। अब बिंदुसार का जीवन भी शांतिपूर्वक गुजरा। इसके शासनकाल में एक उल्लेख मिलता है कि इसने इसके राज्य में 2 बड़े विद्रोह हुए, खासकर तक्षशिला में। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां पर जनता ने विद्रोह कर दिया। तो सुशीम वहां का गवर्नर था और सुशीम वहां से भाग गया। उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया, उस अपराइजिंग को दबाने के लिए, और अशोक ने सक्सेसफुली उस रिबेलियन को क्रश कर दिया। और उसमें यह भी कहा जाता है कि अशोक ने सिर्फ बातचीत करके, मतलब कोई हथियार नहीं चलाए उसने तक्षशिला में। और बेसिकली तक्षशिला के जो लोग थे उनको अमात्यों से प्रॉब्लम थी। अमात्य मतलब कि जो राजा की सहायता करने के लिए लोग लगाए गए थे। अमात्य वहां पर जनता का शोषण करते थे, सुशीम ध्यान नहीं देता था, इस वजह से जनता ने रिबेलियन कर दिया। अशोक ने उसको सक्सेसफुली क्रश कर दिया। जिस समय अशोक वहां रिबेलियन को क्रश करने गया, अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। अशोक जब उज्जैन से बाहर था तो उज्जैन में रिबेलियन हो गया। तो अशोक वापस आता है और अपने दम पे उज्जैन के रिबेलियन को क्रश करता है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि बिंदुसार के जीते जी अशोक ने अपनी योग्यता साबित कर दी थी कि वो एक कूटनीतिज्ञ भी है ना, सही टाइम के ऊपर सिर्फ बातचीत से भी मसले सॉल्व कर सकता है। और अगर मसल पावर दिखानी है, अगर अपने युद्ध करने की नौबत आ जाए तो अशोक उससे भी पीछे नहीं हटता है। बट सुशीम बड़ा लड़का था, तो सबको पता था कि भाई राजा तो बड़ा लड़का ही बनता है। तो मोस्टली सब लोग सोचते थे कि भाई बिंदुसार का उत्तराधिकारी तो सुशीम ही होगा। इसी की वजह से आगे चल के इन दोनों के मध्य झगड़ा भी हुआ। बिंदुसार के जीवन की एक और घटना मैं आपको बताऊं तो बिंदुसार ने जो है मिस्र के शासक, मिस्र मतलब इजिप्ट, और यूनान यानी कि ग्रीस के शासक, दोनों के दरबारों में अपने राजदूत भेजे थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में हमारे यूरोप के साथ, अफ्रीका में आज इजिप्ट पड़ता है, वहां पे हमारे अच्छे खासे फॉरेन रिलेशनशिप थे। खासकर हमने ग्रीस के राजा से तो इसने बिंदुसार ने रिक्वेस्ट करके वहां की जो सबसे टॉप क्लास वाइन, शराब, वो मंगवाई थी। उसके अलावा उसने अंजीर मंगवाई थी, ड्राई फ्रूट्स होते ना अंजीर, वो मंगवाई थी। और ये भी कहा था ग्रीस के राजा को कि अपने यहाँ का कोई बेस्ट फिलोसोफर
दार्शनिक आप हमारे पास भेजिए। बट ग्रीस के राजा ने शराब भेज दी, अंजीर भेज दी, बट दार्शनिक देने से मना कर दिया था। तो ये बिंदुसार का जीवन एक शांतिपूर्वक बीता, एक बड़े राज्य को होल्ड किया। 273 बीसी में इसकी डेथ हो गई, पाटलिपुत्र में डेथ हुई। एट दैट मोमेंट पाटलिपुत्र के अंदर सुशीम वहीं पर था, सुशीम बड़ा लड़का वहीं पर था। तो सुशीम ने क्या करा, अपने आप को अगला राजा घोषित कर दिया। अशोक उज्जैन में था, अशोक ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, अशोक ने भी अपने आप को मगध का अगला सम्राट घोषित कर दिया। आने वाले 3-4 सालों तक सुशीम और अशोक के बीच में कई झगड़े हुए और फाइनली 269 बीसी में 269 ईसा पूर्व में अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके, ये बात बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान में लिखी हुई है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की राजगद्दी संभाली। अब भाई उसने कितनी हत्या करी इसके बारे में नहीं जाए तो ये बात तो पक्की है कि अशोक और सुशीम का झगड़ा जरूर हुआ था। 269 आते आते अशोक को मगध की राजगद्दी मिली। तो वहां से फिर एक नया राजा गद्दी पर बैठता है, अशोक, और मौर्य राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अशोक ही था। तो सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपको शो कर देता हूं ताकि जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं वो आपको याद रहे। तो मौर्य साम्राज्य के शुरुआती राजा हैं, देखिए चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ इसका अंतिम शासक है, इसकी बात बाद में कर लेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक फाउंडर जो है वो कौन है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इसने 322 में घनानंद को हराया। चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में कहते हैं कि इसका जन्म 345 बीसी में हुआ था। इसके कुछ और भी नाम मिलते हैं जैसे सेंड्रेकॉट्स और एंड्रेकॉट्स। सेंड्रेकॉट्स नाम लिखने वाले जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं उनके नाम है एस्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन, जबकि एंड्रेकॉट्स लिखने वाले जो नाम हैं वो है एपियानस और प्लूटार्क, है ना। प्लूटार्क तो अरस्तु का शिष्य था और अरस्तु जो है, एरिस्टोटल भी बोलते हैं, वो सिकंदर के गुरु थे, है ना। इसको सेंटेकॉप्स भी लिखा है नियार्कस ने। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त एक निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था। जैसे मैंने बौद्ध धर्म ग्रंथों का बताया नहीं, वहां पे भी ये लिखा है। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो है इसमें भी चंद्रगुप्त को शूद्र वर्ण से संबंधित बताया गया है। चाणक्य इसका प्रधानमंत्री रहा है, अमात्य, मुख्य अमात्य रहा है। और चाणक्य की प्रसिद्ध किताब कौन है, अर्थशास्त्र, ये आप याद रखेंगे। चंद्रगुप्त के जीवन का जो प्रसिद्ध युद्ध मैंने अभी आपको बताया 305 बीसीई के अंदर इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर किसी जमाने में सिकंदर का शत्रप हुआ करता था, उसको हरा दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, या इसका एक नाम मिलता और है हेलेना, कार्नेलिया या हेलेना की शादी जो है वो किससे कर दी, चंद्रगुप्त से कर दी। चंद्रगुप्त ने काबुल, कांधार, हेरात, मकरान, ये राज्य भी जो थे बिल्कुल हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, ये राज्य भी किसको मिल गए, ये चंद्रगुप्त को मिल गए। रुद्रदामन, हाँ एक्चुअली ये क्या है रुद्रदामन, यहाँ कहाँ आ गया, रुद्रदामन काफी बाद में आता है, ये मैं क्या बताऊं। चंद्रगुप्त के शासन काल में क्या हुआ, इसका एक गवर्नर था गुजरात का, उसका नाम था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने एक झील बनवाई थी, सुदर्शन झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील कहां पर है, गुजरात के अंदर है, सौराष्ट्र में, जूनागढ़ के पास में, ठीक है। सुदर्शन झील ओरिजिनली किसने बनवाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने। एक्चुअली उसने वो झील बनवाई ना, उसके पास उसने अपना पूरा स्टोन इंस्क्रिप्शन लिखवाया, मतलब पत्थर पे लिखवाते हैं ना, वो पूरा लिखवाया। उसके बाद में अशोक आया, अशोक ने इस झील का वापस से निर्माण कराया, बड़ा करवाया। फिर काफी सालों बाद रुद्रदामन आता है। रुद्रदामन एक शक रूलर है, आगे पढ़ेंगे अपन, विदेशी राजवंश पढ़ेंगे, उसमें शक राजवंश आएगा। रुद्रदामन आया सेंट्रल एशिया से था, बट अपने यहां पर आकर उसने वैदिक कल्चर, संस्कृत भाषा, इन सबको अपना लिया। सुदर्शन झील के पास में रुद्रदामन ने भी अपना एक स्टोन इंस्क्रिप्शन लगवाया जो कि किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। और रुद्रदामन का ये जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है जो चंपू शैली में है। चंपू में क्या होता है, चंपू शैली समुद्रगुप्त के टाइम पे भी मिलती है, गद्य पद्य, प्रोज एंड वर्स दोनों में मिलती है। जैसे कविता होती है ना, इसको बोलते हैं वर्सेस, है ना, यानी कि पद्य कविता,
और जो आप एकदम कहानी की तरह लिखते हैं, है ना, उसको कहते हैं हम गद्य, प्रोज। तो चंपू शैली जिसमें मिक्सअप होता है। तो संस्कृत में चंपू शैली का ये सबसे बड़ा अभिलेख है रुद्रदामन का। कौन सा? जूनागढ़ शिलालेख, जो कि कहां मिला है? सुदर्शन झील के पास मिला है। और सुदर्शन झील को बनवाया किसने था? शुरुआत में चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने। फिर एक और बात, मेगास्थनीज इंपॉर्टेंट है। भारत में आने वाला पहला विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रेवलर मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में इंडिया आता है और सेल्यूकस के दरबार में था पहले, सेल्यूकस ही इसे भेजता है, भारत आता है, भारत में काफी ट्रेवल करता है और यहां पर अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके लिए एक बुक लिखता है पूरी, उसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। जीवन के अंत में चंद्रगुप्त ने क्या करा? जैन धर्म अपना लिया। और जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? जैन मुनि भद्रबाहु से इसने दीक्षा ली। सारा राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंपा और खुद दक्षिण में श्रवण बेलगोला चला गया। श्रवण बेलगोला में ही इसने संथारा ले लिया, यानी कि भूख प्यास से अपने प्राण त्यागे। तो चंद्रगुप्त के बाद जो अगला उत्तराधिकारी बना है वो बिंदुसार बना है। बिंदुसार के पास जाने से पहले हम मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसने अपनी किताब में क्या क्या लिखा है। हालांकि देखिए, मेगास्थनीज की जो किताब है ना, इंडिका, वो खो चुकी है, इतिहास में अवेलेबल नहीं है पूरी किताब। बट मेगास्थनीज की इंडिका को आधार बना के कई सारे ऐसे दूसरे विदेशी इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी, उसमें उन्होंने इंडिका का बहुत लंबा चौड़ा जिक्र किया हुआ है। उससे हमको पता चलता है कि मेगास्थनीज की इंडिका में क्या क्या चीजें मेगास्थनीज ने भारत के बारे में लिखी थी। तो जैसे देखिए कुछ बातें हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज लिखता है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। मतलब सम्राट कई अवसरों पर त्योहार वगैरह हो सकते हैं, एक सोने की पालकी में बैठकर जनता के सामने जाता है, जनता उसका स्वागत करती है। उसके साथ बड़ी सेना, उसके अंगरक्षक, बॉडीगार्ड जो है वो भी हाथी और घोड़ों पर सवार होते हैं। हाथी और घोड़े को भी सोने और चांदी के आभूषणों से सजाया जाता है। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को भी लेके चलते हैं। पेड़ नहीं है, वो शादी ब्याह में होता है ना कि दूल्हा चलता है, उसके साथ कोई ना कोई वो एक पेड़ की टहनी लेके चलते हैं, उस तरीके से, है ना। पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये तोते आपने देखा होगा, कई सारे हमारे भगवान हैं, देवता हैं, उनके साथ में तोता जरूर दिखाया जाता है। वो एक लोकप्रिय पक्षी माना जाता है कि जो देवता को रिप्रेजेंट करता है। इसका अर्थ यह है, सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं, मतलब महिलाएं भी इनकी गार्ड हुआ करती थी। चंद्रगुप्त को कोई जहर नहीं दे दे, इस वजह से चाणक्य ने व्यवस्था करी थी कि खाना जो चंद्रगुप्त को परोसा जाता था पहले उसे उसके सेवक चखते थे। पाटलिपुत्र बहुत बड़ा शहर है, इसके चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार है, वॉल सिटी है, जिसके अंदर 570 बुर्ज बने हुए। बुर्ज मतलब कि उसके चारों तरफ ऐसी मीनारें होती है ना, और 64 इसके अंदर दीवारें हैं। 2 और 3 मंजिल की वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल लकड़ी से बना हुआ है और पत्थर की नक्काशी उसमें है। कुछ समय पहले पाटलिपुत्र में खुदाई भी हुई थी जिसके अंदर ऐसे पिलर्स निकले थे, तो बोला गया कि ये चंद्रगुप्त का महल था। चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों का बसेरा है। तो ये सारी बातें मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो एक कहते हैं ना लेविश लाइफस्टाइल, उसको रिप्रेजेंट करते हुए लिखी थी। बिंदुसार की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। 298 बीसी में इसको शासन मिला। इसके कुछ उपाधियां मिलती है, जैसे एक उपाधि मिलती है अमित्र घात, शत्रु का विनाशक, है ना। भद्रसार, सिंहसेन, जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, ये आप लिख सकते हैं। और 16 राज्यों का विजेता इसे कहा जाता है क्योंकि इसने आसपास के कई सारे राज्य जो है उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनको अपने राज्य में मिला लिया था। ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मैंने अभी आपसे बात बोली थी, आजीवक संप्रदाय जिसके संस्थापक थे मखलीपुत्र गोशाल। और ये जैन धर्म के जैसा जैसा ये आजीवक संप्रदाय भी। सीरियन नरेश एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा। बिंदुसार ने मदिरा, अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना करी। अभी हमारी बात हुई थी, ये सीरिया वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी ग्रीस के लोगों का ही राज्य था और वहां का राजा था एंटियोकस। एंटियोकस ने एक राजदूत भेजा डायमेकस, और बिंदुसार ने डायमेकस से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप अपने राजा से कहिएगा कि हमें मदिरा, अंजीर और दार्शनिक आप समझते ही हैं, एक फिलोसोफर की हमें ज़रूरत है।
हालांकि एंटियोकस ने बिंदुसार की रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए मदिरा और अंजीर तो भेजे, परंतु दार्शनिक नहीं भेजा था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खलाटक था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुशीम और बाद में अशोक को भेजा था। अशोक इसमें सक्सेसफुल रहा था। ये बात हमारी हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कहां पर, अशोक के ऊपर। अब अशोक के बारे में भी एक कहानी है, पहले थोड़ा सा वो मैं आपको बता दूं। देखिए बिंदुसार का जैसा मैंने बोला ना कि उसने विवाह संबंध बहुत सारे स्थापित किए थे, तो एक अशोक की कहानी ऐसी है कि बिंदुसार एक बार शिकार खेलते हुए जंगल में सैनिकों के साथ था, बट भटक गया, अकेला रह गया, और जंगल में भटकते भटकते फिर वो रात बहुत हो गई थी तो एक गांव में पहुंच गया। गांव वालों को जब ये पता चला कि भाई दरबार खुद हमारे गांव में आए हैं, तो बड़ी आओ भगत वगैरह करी। बिंदुसार वहां रुका और वहां का माहौल इतना अच्छा था कि बिंदुसार कई दिन तक वहां रुक गया। गांव का जो सबसे बड़ा वो मतलब महत्वपूर्ण पुरुष था, सरपंच कह दीजिए आप, वो एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण की कन्या थी जिसका नाम सुभद्रांगी, धम्मा, धर्मा अलग अलग मिलते। तो बिंदुसार जब वहां से वापस निकलने लगा तो ब्राह्मण ने ऑफर ही कर दिया कि भाई आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहें तो मैं बिल्कुल आपको ये सौंपना चाहता हूं। बिंदुसार इसके लिए एग्री हो गया और बिंदुसार ने धर्मा से विवाह कर लिया। वो आ गए महल के अंदर। बिंदुसार और धर्मा का एक बेटा हुआ। तब उसके बारे में कहते हैं कि जब बेटे का जन्म हुआ वो रोया नहीं। नॉर्मली बच्चा पैदा होते ही रोने लग जाता है, और रोना जरूरी भी होता है ना, बट वो लड़का रोया नहीं और बिल्कुल हेल्दी था। सब चेक कर लिया कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है, बट लड़का बिल्कुल हेल्दी। तब फिर लोगों ने कहा यार इस लड़के को कोई शोक नहीं है। शोक होता है सौरो, हम रोते कब है, जब हमें शोक हो जाता है, सौरो हो जाता है। बट जब पता चला कि लड़के को कोई शोक नहीं है, इसलिए नाम रख दिया अशोक। समझ रहे आप, ऐसे इसका नाम पड़ा। अशोक का एक भाई और हुआ, मतलब सुभद्रांगी का और बिंदुसार का एक लड़का और हुआ, विगत अशोक। विगत मतलब बाद में, अशोक के बाद जो हुआ विगत अशोक। तो ये 2 बड़े भाई थे। धर्मा को राजमहल में बड़ा कहते हैं ना कि टॉन्ट किया जाता था, क्योंकि भद्रा ब्राह्मण कन्या थी, एक सामान्य परिवार से आई थी, बाकी सभी अलग अलग जगह की राजकुमारियां थी। तो भद्रा को वो माहौल सही नहीं लगा, तो भद्रा अपने दोनों लड़कों को लेके अपने पिता के घर वापस चली गई। हालांकि अशोक जो है वो वापस राजमहल में आ गया और अन्य राजकुमारों के साथ जो ट्रेनिंग होती थी राजकुमारों की, उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके साथ इसको भी एक राजकुमार का दर्जा तो था ही था। अशोक और इसके बड़े भाई सुशीम और सुशीम के जो बाकी भाई थे, है ना, उनके बीच में बड़ी राइवलरी थी। अशोक को हमेशा वो आउटकास्ट ही समझते थे, बट अशोक योग्य था, बुद्धिमान तो था ही था, बट इसने अपनी युद्ध कला पे बहुत काम किया। और जब तक्षशिला में, उज्जैनी में विद्रोह हुए, वहां पे इसने अपनी कला का प्रदर्शन भी कर दिया। फाइनली जब अशोक के पिता बिंदुसार की डेथ हुई तो सुशीम ने अपने आप को राजाधिकारी घोषित कर दिया कि राजा तो मैं बनूंगा। अशोक ने भी विद्रोह कर दिया। लगभग 4 साल तक अशोक और सुशीम के बीच में बराबर झगड़े होते रहे, छोटे बड़े युद्ध होते रहे, और फाइनली अशोक जो है अपने भाइयों की हत्या करके सुशीम को भी हराकर ये मगध की राजगद्दी पे 269 बीसी में बैठ जाता है। अब यहाँ पे एक घटना और मिलती है। अशोक जब गद्दी पे बैठा ना, तो क्योंकि इतने समय से वो पाटलिपुत्र से बाहर था, जितने भी पाटलिपुत्र के मंत्री वगैरह हैं वो सभी किसके सपोर्टिव थे, वो सब सुशीम के सपोर्टिव थे। तो उनको लगता था कि अशोक को हमेशा लगता था कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा हूं, कोई प्लानिंग नहीं कर रहा हूं। इस वजह से अशोक हमेशा यूं शक की नजर से देखता था सबको। तो जिस पर भी उसको शक होता अशोक उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देता। बकायदा अशोक ने, कहते हैं कि एक पूरा जेल बना रखा था, टॉर्चर हाउस टाइप का। अशोक वहां पर ऐसे लोगों को यातनाएं देता था, और बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का अशोक हो गया था, इसलिए लोग उसे चंड अशोक कहते थे, चंड अशोक, है ना। काफी साल बीत गए। अशोक अपने जितने भी विद्रोही थे उन सबको मौत की सजा या शोषण तो करता ही करता था, मतलब यातनाएं देना, तरह तरह से टॉर्चर करना। 261 बीसी में मगध का एक और पड़ोसी राज्य था कलिंग। कलिंग का राज्य का नाम मिलता है नंदराज। उसने मौर्यों के सामने आत्मसमर्पण करने से, झुकने से मना कर दिया। इस वजह से अशोक इतना नाराज हुआ, उसने कलिंग को बिल्कुल कहते हैं ना तहस नहस करने की सोच ली।
261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया और कहते हैं 1 लाख से ऊपर लोग इस युद्ध में मारे गए। युद्ध इतना भयंकर था कि अशोक ने जब वो युद्ध के मैदान से कहते वापस गुजरा, अशोक उस दृश्य को देख के, इतनी लाशें पड़ी हैं, कुछ अधमरे हैं, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, है ना, इस तरह का दृश्य देख के वो बिल्कुल हिल गया। कहते इसी के बाद अब मेंटल पीस की तलाश में अशोक जो है वो थोड़ा धार्मिक हो गया, रिलीजियस हो गया, और उसको एक बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, है ना, वो मिले और उनसे अशोक इतना प्रभावित हुआ कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का निश्चय ले लिया, है ना। और एक और बौद्ध भिक्षु मिलते हैं इस समय, मोगलीपुत्तिस, उनसे भी अशोक इतना प्रभावित होता है कि बौद्ध धर्म अपना लेता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देता है और अशोक अब निर्णय लेता है कि अभी तक मैं युद्ध विजय करता था, अब मैं युद्ध विजय नहीं करूंगा, मैं धम्म विजय करूंगा। और अशोक अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है कि मुझे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और इसी के बाद अशोक एक मिशन पे निकल जाता है, अपने घर वालों को, पुत्र को, पुत्री को, सबको वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा देता है। फाइनली अशोक जो है काफी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में सक्षम रहता है, अपने पिलर्स, स्टोन एडिक्ट्स पूरे राज्य में ये लगवा देता है। बट फाइनली अशोक की यही नीति इसके डाउनफॉल का कारण बनती है। इसके ही पुत्र पौत्र जो भी है, सन एंड ग्रैंडसन, वो इससे खुश नहीं है और वो अशोक के खिलाफ रिबेलियन कर देते हैं। अशोक भी बूढ़ा हो चुका है, कुछ कर नहीं पाता है, अशोक को भी वो लोग पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो अशोक का अंतिम जीवन तो बड़ा उससे बीता है। बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, उसमें लिखा हुआ है कि अशोक को इतना टॉर्चर करते थे, भूखा प्यासा रखते थे, दिन में एक आंवला खाने के लिए दिया जाता था, और अराउंड 226 बीसी अशोक की डेथ हो गई। बट अशोक की जो लेगेसी है, खासकर बुद्धिस्ट रिलीजन के कारण अशोक इतिहास में अमर हो गया है ना, इटर्नल हो गया है बिल्कुल ही। तो थोड़ा हम अशोक के बारे में जानकारी लेते हैं, है ना। तो देखिए 269 बीसी में अशोक क्या बना, मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। पिता है बिंदुसार, माता का नाम मिलता है सुभद्रांगी, है ना। बट कई कई जगहों पर इसका नाम धर्मा या धम्मा भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक के कुछ नाम हैं, अशोक के इतने सारे अभिलेख हैं, वहां पर अशोक के कुछ टाइटल्स हैं, उपाधियां होती ना, कई जगहों पर तो अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है, कई जगहों पर अशोक नहीं लिखा हुआ है। यही बात यहां पर हो रही है। अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। देखिए अशोक के मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदगेलम, यहां पे जो शिलालेख हमें मिले हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वहां पे अशोक के लिए अशोक शब्द का ही प्रयोग किया गया। ये अच्छा क्वेश्चन है कि किन शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदगेलम में अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। फिर देखिए कनघल्ली शिलालेख के अंदर अशोक का नाम राणियों अशोक यानी कि राजा अशोक लिखा गया है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन लिखा गया है। भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख ये जयपुर में बैराट की पहाड़ी है, वहां से मिला है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। और अशोक के वो जो पिलर्स मिले हैं, अशोक का पिलर्स, वहां पर अशोक ने खुद को देवा नाम प्रियदर्शी, देवा, और इसको थोड़ा सा अपन ठीक करें तो देवा नाम प्रियदर्शी, ये क्या पाली भाषा में क्या है, थोड़े से शब्द है ना, वो जैसे धर्मा का धम्मा हो जाता है पाली भाषा में, ऐसे ही प्रियदर्शी का प्रियदर्शी हो गया, और कुछ नहीं है। संस्कृत का थोड़ा टूटा फूटा जो वर्जन है ना, वो पाली भाषा थी। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य लिखा गया है ना। फिर हमारी बात हुई थी, पिल्ली ने कहा है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलेमी सेकंड के दरबार में, अभी तो मैंने बताया था एक सीरियन राज्य था, है ना, एंटियोकस, उसके शासन, उसके भी दरबार में अशोक बिंदुसार ने राजदूत भेजा था। पिल्ली ने कहा है कि टॉलेमी ने पाटलिपुत्र में डियानिसिस नामक एक राजदूत भेजा था, वो भी बिंदुसार के टाइम पीरियड में आया था, ठीक है, ये लाइन यहाँ आ गई वाला की। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध कब होता है ये याद रखना आप, कलिंग का युद्ध 261 बीसी में होता है। कलिंग का युद्ध होता है 261 बीसी में। इसी के बाद अशोक क्या करता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो इसके बारे में कहते हैं कि चलो बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक का क्या धर्म था, तो इस बारे में भी लोगों के अलग अलग विचार हैं। जैसे एक विचार है कि बौद्ध पहले ब्राह्मण धर्म को पालन करता था। ब्राह्मण धर्म का मतलब है कि वैदिक रीति रिवाज, कर्म कांड, यज्ञ, हवन, ये सब ब्राह्मण धर्म कहलाते हैं। अशोक पहले ये मानता था।
एक राजतरंगिणी पुस्तक है कलहण की, राजतरंगिणी के लेखक है कलहण। ये 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी के अंदर 10th सेंचुरी के अंदर इन्होंने अपना पूरा लिखा था। तो कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने शैव धर्म, शिव का उपासक था ये। बौद्ध साहित्य अरोरा में अशोक ने निगर्गोद के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म की दीक्षा इसको किसने दी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी। अभी बात हुई थी हमारी। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, ये बात पक्की है। क्यों? क्योंकि अशोक के जो पिलर्स मिले ना हमें, अशोक के पिलर्स ऐसे 14 पार्ट में डिवाइडेड है। पूरा पिलर है, उस पर 14 शिलालेख लिखे हुए। उन शिलालेखों में, उन स्टोन इंस्क्रिप्शन में अशोक ने लिखा है कि वो अपने जीवन के 10वें वर्ष में बोध गया गया, 12वें वर्ष में निगली सागर गया और 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा करी। ये अशोक लिखवाता है अपने स्टोन इंस्क्रिप्शन में कि मैं बौद्ध धर्म का सच्चा अनुयायी हूं। मैंने अपने जीवन काल में बोध गया की भी यात्रा करी है, लुम्बिनी वन की भी यात्रा की है। बोध गया में तो क्या है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। बड़े पैमाने पर अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। इतना प्रचार प्रसार के बौद्ध धर्म कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, बुद्ध के मंदिर कह सकते हैं। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। अशोक का पुत्र था एक जालोक। जालोक कश्मीर में जाता है, श्रीनगर की स्थापना करता है। मतलब ये श्रीनगर जो है ना, कश्मीर, ये भी अशोक से जुड़ा हुआ है। और कलहण ने, जो अभी मैंने कलहण बताया था ना आपको, कलहण ने एक्चुअली कश्मीर का इतिहास लिखा है। वो उस कश्मीर के इतिहास को बड़ा पीछे तक लेके जाता है और बोलता है कि कश्मीर का संबंध मौर्य काल से है। अशोक के बेटे जालोक ने यहाँ पे अपनी डायनेस्टी चलाई थी। अशोक के टाइम पीरियड में ही बौद्ध लिटरेचर तो आप पढ़ ही चुके हैं मेरे से। तो अशोक के टाइम पीरियड में 3rd बौद्ध समिट का आयोजन हुआ था, है ना। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत तिस ने करी थी। अशोक वो आजीवक संप्रदाय, आजीवक अन्य संप्रदायों का सम्मान किया। आजीवक संप्रदाय मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बिंदुसार ने अपनाया था और समथिंग लाइक वो जैन धर्म के जैसा ही है। अशोक ने इसको भी संरक्षण दिया, ठीक है। बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियां गुजरात में है, ध्यान रखिएगा इनको, सॉरी बिहार में है। इनमें कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया। यार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, ये सुदामा की गुफा और विश्व झोपड़ी ये कहां पर स्थित है? तो याद रखना बराबर की गुफाएं बिहार में स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा हुआ है, आप ध्यान रखना, एसएससी का एग्जाम था शायद। अशोक का धम्म क्या है? जैसे मैंने बताया ना कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने निश्चय कर लिया था कि मुझे युद्ध विजय नहीं करनी है, मुझे धम्म विजय करनी है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि अशोक का जो ये धम्म है ना, ये पॉलिटिकल मूव था। ये कोई उसको क्या कहें अपन, धार्मिक रूप से नहीं था, पॉलिटिकल मूव था। अशोक अपने धम्म में क्या लिखता है? अशोक 11वें शिलालेख में अपना धम्म कि मैं आपसे क्या चाहता हूं, जनता से क्या चाहता हूं, उसका उल्लेख करता है। और टेक्निकली उसके अंदर सिर्फ एथिक्स लिखे हुए हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। एक तरीके से अशोक की आज्ञा है अपनी जनता को कि अगर आप ये काम करेंगे, जैसे पशु हत्या पर उसने रोक लगाई कि पशुओं की हत्या नहीं करनी, तो अगर आप करेंगे तो फिर ये मेरे राज्य के खिलाफ होगा, मेरे कानून के खिलाफ होगा। यही अशोक का धम्म है ना। तो नैतिक नियमों की संहिता है अशोक का धम्म। अशोक की कलिंग विजय, देखिए अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में, इसमें लिखा हुआ है कि अशोक के रॉक एडिक्ट में 13th शिलालेख जो है उसके अंदर अशोक ने लिखा है कि मैंने अपने राज्यारोहण के 9वें वर्ष में, मतलब जब मैंने राज्य संभाला उसके 9वें साल में मैंने कलिंग पर अटैक किया, कलिंग को मैंने जीत लिया, है ना। तो कलिंग वर्तमान में उड़ीसा का दक्षिणी भाग है, इसकी राजधानी थी तोसली, और तोसली के ऊपर इसने अधिकार कर लिया। और इसी के बाद अशोक कहता है कि मैंने जो नुकसान देखा उससे मैं इतना द्रवित हुआ कि मैंने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। भेरी घोष क्या होता है? वो युद्ध शुरू होने वाला होता है ना, तो वो रणभेरी बजाते थे। एक भेरी एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो जोर से बड़ा बजता था पहले जब युद्ध शुरू होने वाला होता था, तो वो बजाते थे ताकि लोगों में, सेना में जोश भर जाए। तो अशोक ने कहा कि कलिंग युद्ध के बाद मैंने भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपना लिया। ये अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में लिखा है, ठीक है। फिर देखिए
अशोक का जैसे मैंने आपको बताया 232 BCE के अंदर अशोक का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अशोक का एक पोता होता है दशरथ, है ना। अशोक का एक लड़का भी है जिसका नाम कुणाल है, कुणाल का लड़का है दशरथ। कुणाल और दशरथ मिलके जो है अशोक को गद्दी से उतार देते हैं और राज्य पे कब्जा कर लेते हैं। बट अशोक के बाद कोई भी एक बड़ा शासक नहीं है मौर्य काल का जो राज्य को होल्ड करके रख सके। अशोक के बाद एक राजा तो जरूर आता है संप्रति, एक राजा आता है संप्रति जो 216 BC के अंदर राज्य संभालता है। और संप्रति जो है ये जैन धर्म का अशोक है। संप्रति मौर्य काल में ही हुआ है। जो काम, जो मतलब कहते हैं ना संरक्षण, पैट्रनेज अशोक ने बौद्ध धर्म को दिया, वही पैट्रनेज संप्रति ने किसको दिया? जैन धर्म को दिया, है ना। अदरवाइज कोई बड़ा इनका अचीवमेंट तो नहीं था। बट हम कह सकते हैं कि जो मौर्य शासक हैं आइदर वो जैन बने आइदर वो बौद्ध बने, है ना। उन्होंने अपना रिलीजन हमेशा जैन और बौद्ध की तरफ ही रखा। आखिरी मौर्य राजा आपको मिलेगा बृहद्रथ। आखिरी मौर्य राजा कौन है? बृहद्रथ। आपने वैदिक काल मुझसे पढ़ा हो तो मैंने वहां पे एक बात कही थी, ब्रह्म क्षत्र संघर्ष, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष। मतलब क्षत्रियों ने बड़े बड़े राज्य स्थापित कर लिए बट वैदिक धर्म के अनुयायी थे। और उसमें क्या है कि वैदिक धर्म में बहुत ज्यादा दखल था ब्राह्मणों का, टैक्स नहीं देना, बहुत सारी क्रिया वो कर्म कांड वगैरह है, यज्ञ वगैरह है, उसमें उनकी उपस्थिति आवश्यक है। और क्षत्रियों को भी वो जिसको कहते हैं ना दान वगैरह देने के लिए बाध्य करते हैं कि ब्राह्मण को तो दान देना पड़ेगा। तो उस समय कई सारे जो क्षत्रिय राजवंश आए उन्होंने धर्म ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा हम वैदिक धर्म ही नहीं मानते। जैसे कि आपने उसको पढ़ा मगध का जो पाटलिपुत्र में सबसे पहली डायनेस्टी आती है हर्यक डायनेस्टी, बिंबिसार बौद्ध धर्म अपना लिया, अजात शत्रु हो गया बौद्ध धर्म, उदयन जैन धर्म अपना लिया, कालाशोक बौद्ध धर्म अपना लिया। आगे ये नंद वंश के आते हैं, नंद वंश जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य आया, जैन धर्म अपना लिया। बिंदुसार आया, आजीवक अपना लिया। अशोक आया, बौद्ध धर्म अपना लिया। संप्रति आया, जैन धर्म अपना लिया। मतलब वो ब्राह्मण धर्म के जो अनुयायी है, कर्म कांड वेद ये सब तो हाशिए पे चले गए। तो क्या करें? हथियार उठाओ। अब हथियार उठा लिए, प्रोफेशन चेंज कर लिया। जैसे ये है पुष्यमित्र शुंग, मौर्य सेना का सेनापति है। इसके पिता एक सामान्य पुरोहित थे, पर इसके लड़के ने मतलब पुष्यमित्र शुंग ने हथियार चलाना सीख लिया, युद्ध कला सीख ली और अपनी योग्यता के दम पे मौर्य सेना का सेनापति बन गया। किसी बात पर जब बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग को पूरी सेना के सामने डांट रहा था, पुष्यमित्र शुंग ने गुस्से में अपनी तलवार से बृहद्रथ का गला काट दिया। कोई कुछ नहीं बोला, इतना टेरर था इसका। फाइनली मौर्यन डायनेस्टी का एंड ही हो जाता है और सभी सर्वसम्मति से, एक उस समय पुष्यमित्र के बड़े अच्छे मित्र होते थे पतंजलि ऋषि, जिन्होंने योग सूत्र लिखा है पतंजलि ऋषि ने, है ना। तो पुष्यमित्र शुंग का आगे चल के इन्होंने राज्याभिषेक ही कर दिया। तो मौर्य डायनेस्टी का एंड होता है, पुष्यमित्र शुंग करता है अपनी डायनेस्टी शुरू करता है शुंग डायनेस्टी। शुंग वंश को इतिहास का हम पहला ब्राह्मण वंश कहते हैं। यहां पर आप देखिए, अगेन मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में आपको एक बात बोली थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कर्मा बेस्ड है, जाति बेस्ड नहीं है। अब शुंग को अगर आप ब्राह्मण कहते हैं, काम राज्य वाला किया है, क्षत्रिय वाला किया है। शूद्र को आप अगर आप कहते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल लो बॉर्न है, लो क्लास है, शासन किया है। समझ रहे हैं आप? तो यहां पे कर्म प्रधान व्यवस्था अभी तक चल रही है, जहां पर जो व्यक्ति योग्य है और समय उसके अनुकूल है। सबसे बड़ी चीज होती है यार, टाइम फेवरेबल होना चाहिए, टाइम फेवर करना चाहिए व्यक्ति को, तो वो बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से आखिरी मौर्यन रूलर आपको कौन मिलेगा? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। चलिए थोड़ा हम मौर्य के पतन के कारण की बात करें तो बेसिकली मोस्ट पतन का जो कारण है ना कि डाउनफॉल क्यों हुआ मौर्यन डायनेस्टी का, इसमें सबसे बड़ा रोल है कि कोई भी एबल योग्य शासक था ही नहीं। अशोक के बाद जितने भी राजा आए वो सभी बहुत वीक रूलर थे, वो इस राज्य को होल्ड नहीं कर पाए। दूसरा, मौर्यंस जो है वो हाईली सेंट्रलाइज थे, मतलब सारे फैसले
पाटलिपुत्र से लिए जाते थे। ऐसे में क्या थे कि जो दूसरे दूर दूर के राज्य हैं, सही टाइम पे वो सही फैसला ले ही नहीं पाते थे। इसके अलावा देखिए ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ये मैंने अभी आपको बताया ना, ब्रह्म क्षत्र संघर्ष, ये ब्राह्मणों की जो कहते हैं ना उपेक्षा की जा रही थी, वो बार बार हाशिए पे चले गए, दरबार में उनका सम्मान कम हो गया, इस वजह से उन्होंने राज्य को अपने हाथ में ले लिया। कुछ लोग इकोनॉमिक समस्या भी बताते हैं कि आर्थिक रूप से मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया था, ठीक है, हो जाता है। फिर देखिए अशोक का साम्राज्य जो है उसमें उसका वेस्टर्न पार्ट जो है वो कुणाल के पास चला गया, ईस्टर्न पार्ट जो है वो दशरथ के पास चला गया। थोड़ा हम बात करते हैं, मौर्य लंबे टाइम तक रहे हैं मौर्य, ऐसी बात नहीं है, 322 से 185, समझ रहे हैं आप, करीबन 150 साल का समय हो जाता है ये। तो ऐसे में मौर्य काल ने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया होगा, तभी तो ये स्टेबल थे, इतने सालों तक चल पाए। देखिए मौर्य काल में क्या था कि इनका एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सारी शक्तियां राजा के पास होती है, होल एंड सोल वही होता है, न्याय भी वही करेगा, राज्य भी वही चलाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था का भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का भी हेड वही होगा। तो अशोक ने क्या करा कि अपने राज्य, अशोक क्या पूरे मौर्य ने किया, एक्चुअली ये इन्होंने सिस्टम एडॉप्ट किया था नंदों से। मौर्य काल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, एज इट इज कॉपी था नंद राज्य से। उन्होंने अपने राज्य को क्या करा था, प्रांतों में बांट दिया था, ठीक है। इन्होंने भी अपने राज्य को 5 प्रांतों में बांटा, प्रांत मतलब प्रोविंसेस, स्टेट्स भी कह सकते हैं आप। फिर प्रांतों को छोटे मंडल में बांटा और छोटा टुकड़ा किया, मंडल को विषय में, और सबसे छोटा क्या था उसमें, गांव था। इस तरीके से इन्होंने अपने राज्य के टुकड़े किए। फिर देखिए राज्य का जो सबसे बड़ा हेड है, ऑब्वियस सी बात है सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो राजा का हेड कौन होगा, राज्य का हेड कौन होगा, किंग ही होगा, राजा ही होगा। अब राजा को सलाह देने के लिए, राज्य को चलाने के लिए उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कई सारे पुरोहित हैं। मोस्टली अशोक आते आते तो क्या हो गया था, बौद्धों का प्रेजेंस बहुत बढ़ गया था। उसके अलावा युवराज जो है, इन्हें प्रांतों का गवर्नर बनाया जा रहा है, उपराजा बनाया जा रहा है। इसके अलावा इनकी कमांडर भी है, सेनापति भी। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, ये बड़ा अच्छा है यार। कौटिल्य ने, चाणक्य, उसने अर्थशास्त्र जो किताब लिखी थी ना, उसमें उसने बोला कि जो एक राज्य होता है, स्टेट होता है, उसके 7 पार्ट्स होते हैं, 7 अंग होते हैं, इन्हीं 7 अंगों से ये राज्य चलता है। उसने कहा देखो, जैसे कि किसी भी बॉडी का हेड है, मस्तक है, वो उसका कौन है, राजा है ना। तो राज्य का हेड कौन है, राजा। फिर उस राज्य की जो आंखें हैं, जो सब देख रही हैं, वो है अमात्य। अमात्य मंत्री कह सकते हैं, विद्वान लोग हैं, ये होते हैं। फिर देखिए इस राज्य के जो भी क्षेत्र हैं, जितनी प्रजा है, बेसिकली जनसंख्या, वो इस राज्य के पैर हैं, इन्हीं से ये राज्य चलता है। फिर इसने कहा कि राजा के जो दुर्ग हैं, किले, फोर्ट्स जो है, ये इस राज्य के हाथ हैं, भुजाएं हैं। फिर कोष जो है, कोष मतलब धन, मतलब कि हमारा जो खजाना है, वो इस राज्य का मुंह है, इसी से खाता है वो। फिर इसने कहा कि जो सेना है वो ब्रेन है। एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इतने राजा एक है बट वो रूल करता है एक बहुत बड़ी जनसंख्या पे, लाखों की संख्या हो सकती है, वो लाखों की संख्या एक राजा की सुनती क्यों है, इसके लिए राजा के पास ब्रेन होना चाहिए। हाथों से तो कितनों से लड़ेगा भाई, ब्रेन होगा ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो राजा का फियर एक्चुअली उसकी सेना है। सेना जितनी ज्यादा होगी ना, उतना राजा का फियर जनता के अंदर रहेगा, और जनता राजा के लिए ओबीडियंट रहेगी, उत्तरदायी भी रहेगी। और राजा के जो मित्र हैं, फ्रेंड है, आसपास के राज्यों के, है ना, वो राज्य के क्या है, कान है, ईयर है। ये इसने, चाणक्य ने सप्तांग का सिद्धांत दिया था। फिर देखिए जो मौर्य काल के अंदर जो बड़े अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ बोलते थे। जैसे मंत्री है ना, बड़े बड़े मंत्री है, प्रधानमंत्री है, पुरोहित धार्मिक अधिकारी है, युवराज राजा का उत्तराधिकारी है, समहर्ता ये रेवेन्यू कलेक्टर है, समहर्ता, सन्निधाता ये ट्रेजरी का हेड है,
ये क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। प्रतिष्ठा, ये क्रिमिनल कोर्ट, किसी ने कोई हत्या कर दी, किसी का और कोई नुकसान कर दिया, तो प्रतिष्ठा जो है वो उसको सजा देता था। व्यवहारिक, ये दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट मतलब धोखाधड़ी हो गई, चोरी हो गई, वो सिविल कोर्ट होता है। तो बकायदा ये सारे अधिकारी थे, कई सारे इन्होंने अध्यक्ष बनाए थे। ये क्वेश्चन यार मैंने कई बार देखा है। सीता किसको बोलते थे मौर्य काल में? सीता किसको बोलते थे? सीता होती थी जमीन, भूमि, जहां से अन्न आता है, जहां से अन्न आता है, मतलब कि खेती के लायक भूमि को सीता बोलते थे। तो उसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? सीता अध्यक्ष। ये बोल रहा है कि मौर्य काल में कृषि योग्य भूमि, एग्रीकल्चर लैंड को क्या बोलते थे? सीता बोलते थे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, याद करना। शुल्क अध्यक्ष, जो भी टैक्स लेता है शुल्क अध्यक्ष हो जाता है। लक्षणा अध्यक्ष, मतलब कि मुद्रा, कॉइन, मौर्य काल में सिल्वर कॉइन चलते थे, कापार्षण बोलते थे। मौर्य काल में क्या चलते थे? सिल्वर कॉइन, इनको कापार्षण बोलते थे। मौर्य काल वालों को गोल्डन कॉइन, सोने के सिक्के नहीं पता थे। फिर देखिए नव्य अध्यक्ष, ये जहाज विभाग का अध्यक्ष था। मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग, बेसिकली रॉयल सिंबल होता था, जिसके पास वो रॉयल सिंबल है वो ट्रैवल कर सकता था कहीं पर भी, नहीं तो ट्रैवल नहीं करने देते थे राज्य में। अशोक का प्रोविजनल सिस्टम में क्या था? देखो, केंद्र 5 चक्रों में विभाजित था। बेसिकली क्या होता था, वही वाली बात है, मैंने बोला था ना आपको, सेंटर में राजा है, नीचे कई सारे प्रांत है। अब हर प्रांत में अपना रिप्रेजेंटेटिव तो भेजना ही भेजना है, तो राजा क्या करता था, अपना ब्लड रिलेटिव, मोस्टली राजकुमार होता था, उसको क्या बोलते थे? राष्ट्रिक आर्यपुत्र। उसको क्या बनाते थे? प्रांत का चीफ बनाते थे, गवर्नर बनाते थे, ठीक है। इसकी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, ठीक है। जैसे इन्होंने मोस्टली 5 मौर्यों ने क्या करे थे, 5 अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना प्रोविंसेस बनाए थे, 5 प्रांत बनाए थे। कौन कौन से? उत्तरापथ, उत्तरापथ उत्तर, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, ये नीचे गोदावरी नदी के आसपास। अवंती उज्जैन, अशोक अवंती का गवर्नर था, याद रखना। कभी पूछ लें कि बिंदुसार के काल में अशोक कहाँ का गवर्नर था, तो आप बोलना कि अवंती का गवर्नर था। पूर्वी प्रदेश प्राची, पाटलिपुत्र जहाँ पे राजा बैठता है, और कलिंग लास्ट में जीता था इन्होंने, उड़ीसा के आसपास वाला क्षेत्र, उसकी राजधानी क्या थी? तोसली। अशोक के नगर प्रशासन में आप देख सकते हैं कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है उससे हमें बहुत जानकारी मिलती है। नगर के प्रमुख को एस्टिनोमोई कहा जाता था, ये तो किसने है? उसने लिखा है, मेगास्थनीज ने, है ना। राजा नगर के प्रशासन चलाने के लिए एक 30 सदस्य की समिति बनाता था। 6 अलग अलग प्रकार की समिति होती थी, इसमें कई सारे काम होते थे। जन्म मृत्यु का पंजीकरण तक भी होता था कि राज्य में किस व्यक्ति का जन्म हुआ है, किसकी मृत्यु हुई है, इसका पंजीकरण भी किया जाता था, है ना। तो राज्य नगर का प्रशासन इस तरह से चलता था। गुप्तचर व्यवस्था, ये बड़ा अच्छा है। सबसे पहले कहा जाता है कि गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत, स्पाइंग, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके वो सूचनाएं लेके आना, गुप्तचर व्यवस्था, इसका जनक कहा जाता है चाणक्य को। समझ रहे हैं आप? चाणक्य को गुप्तचर व्यवस्था का जनक कहा जाता है। और जो गुप्तचर पुरुष थे उन्हें कहते थे गूढ़ पुरुष। क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष। और जो महिला होती थी उसे कहते थे विष कन्या। मतलब अगर वो पुरुष है और एजेंट का काम कर रहे, कहते हैं ना एजेंट है, वो गूढ़ पुरुष है, महिला एजेंट है तो उसको विष कन्या कहा जाता था। और महामात्य सर्प इनका सबसे प्रमुख मुखिया होता था, ठीक है। राजस्व व्यवस्था में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, राजस्व मतलब कि टैक्सेशन सिस्टम, कर व्यवस्था, इसमें से क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अदरवाइज ये नगर प्रशासन वगैरह आप थोड़ा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपको करना पड़ेगा। देखो, राजा ने मतलब मौर्य में 3 टाइप से भूमि को डिवीजन किया हुआ था। पहली भूमि थी सीता। सीता का अर्थ क्या है? सरकारी भूमि। दूसरी क्या है? भाग। भाग मतलब निजी भूमि, जो प्राइवेटली ओन करता है, किसी का घर बना हुआ है या कोई खेतीबाड़ी की जमीन है। तीसरी थी अदेवात्मक, यानी कि बिना वर्षा के अच्छी खेती, मतलब कि वहां पर सिंचाई की सुविधा है। 3 टाइप की भूमि थी। और कितना टैक्स जनता से लेना है इस बारे में कौटिल्य ने तो बोला था कि पूरी उपज का, मतलब जो आपका प्रोडक्शन है उसका 1/6 टैक्स लो। मेगास्थनीज ने बोला है कि नहीं, टैक्स 1/4 लेते थे। इसके अलावा सेल्स टैक्स, अगर मतलब कि कोई अपनी कोई चीज बाजार में बेच रहा है उसके ऊपर भी राजा टैक्स लेता था, 1/10 लेता था। मतलब कि जितने की वो चीज है उसका 10th हिस्सा
किसके खजाने में जाएगा? राजा के खजाने में जाएगा। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के कर लिए जाते थे, जैसे कि रज्जू, कहीं पर लैंड सर्वे करना है, आपकी लैंड जो है उसको राजा के रिकॉर्ड के अंदर दिखाना है तो टैक्स लगेगा, आपका राजा का अधिकारी आएगा, आपकी जमीन का सर्वे करेगा, नाप लेगा, इसको कहते थे रज्जू। बलि एक प्रकार का टैक्स है जो धार्मिक कर है, रिलीजियस टैक्स अगर आपसे कोई लिया जा रहा है तो उसको बलि कहते थे। विविध का अर्थ है चारागाह। चारागाह मतलब होते ना, भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो जमीन छोड़ दी जाती थी तो उसको चारागाह कहा जाता था। ये ग्रास लैंड पे टैक्स होते थे। सैन्य प्रशासन देखिए, जो सेना नायक है, मतलब सेना का सेनापति है, उसके लिए शब्द आता था नायक, है ना। यह भी कहा गया है, जस्टिन ग्रीक हिस्टोरियन है, उसने लिखा है कि मौर्य सेना में कुल 6 लाख सैनिक थे, इसमें 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे, है ना। लुटेरों की सेना, आर्मी ऑफ रॉबर्स भी इस समय हुआ करती थी। मतलब ये इंडिका में भी लिखा हुआ है कि भारत में कई जगहों पर लुटेरे थे, मतलब कि वो होते ना वो सामान लूटने वाले, वो लोग भी हुआ करते थे। ठीक है, पिल्ली ने भी लिखा है 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी। ठीक है, सेना का सबसे बड़ा सेनाधिकारी कौन है? सेनापति है। मैगस्थनीज ने लिखा है कि इसको मेंटेन करने के लिए, सेना को मेंटेन करने के लिए 6 समितियों का गठन किया गया था। आप सोच सकते हैं भाई, इतना बड़ा राज्य अगर चलाना है, ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, काउंसिल होने चाहिए, लोग होने चाहिए। ये सब सिस्टम मौर्य काल के अंदर थे, हमारे पास इसके रिटन एविडेंस हैं। न्याय, राजा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है, राजा के मुंह से निकला हुआ शब्द किसी भी मामले में फाइनल है, भले किसी को मौत की सजा हुई है, राजा बोल दे कि नहीं भाई नहीं देना तो नहीं देंगे। इसके अलावा कई जगहों पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे, जनपद न्यायालय थे, जनपद न्यायालयों में भी होता था अधिकारी। गांव के अगर छोटे मोटे कोई फैसले हैं तो उनका सबसे बड़ा अधिकारी ग्रामीणी जो है, वही जो है सारे फैसले ले लेता था। न्याय में दंड व्यवस्था कठोर थी, छोटे छोटे अपराधों के लिए भी सजा बड़ी होती थी। फिर देखिए मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था। देखो, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, मैंने जैसा कि बताया आपको, मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, ये तो बहुत पहले की बात है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, है ना। और कौटिल्य ने शूद्रों हेतु आर्य शब्द का इस्तेमाल किया और अधिकार दिए। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। मैगस्थनीज ने बोला कि भारतीय समाज के अंदर 7 वर्ग है, उसने 4 वर्ण नहीं बताए, 7 वर्ग बताए। और यहां पर वर्ग का अर्थ भी जो है ना, आप कह सकते हैं काम से ही है। जैसे कि दार्शनिक, वो व्यक्ति जो आचार्य टाइप के हैं, किताबें लिखते हैं, शोध करते हैं, वो दार्शनिक है। फिर एक किसान है, अहिर। अहिर यहाँ पर पशुपालक है। ये अहिर कौन है? पशुपालक, दूध वगैरह का काम करने वाले हैं। कारीगर है, आर्टिस्टान है, मतलब कि जो लोग मूर्तिकला, शिल्पकला, कुम्हार वाला काम, कोई भी काम करते हैं वो कारीगर है। फिर आप सैनिक हैं, या फिर आप निरीक्षक है। निरीक्षक जो होते थे ये एक तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसी सभा समिति के सदस्य हैं। फिर है सभासद, काउंसलर, वो मंत्री परिषद जो राजा को सलाह देती थी या किसी प्रांत के उपराजा को सलाह देती थी, वो सभासद कहलाते थे। स्त्रियों को पुनर्विवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा के अधिकार थे। यह बात हुई है हमारी। पुनर्विवाह आप समझते हैं, पति मर जाने पर दूसरा विवाह। फिर विधवा विवाह, है ना, ये भी आपको मिल जाएगा, है ना। नियोग प्रथा, अगर किसी दंपति के, कपल के संतान नहीं हो रही है तो आप बाहर से मदद ले सकते हैं संतान करने के लिए। और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो था वो तक्षशिला था। तक्षशिला मैंने बताया आपको, वर्तमान पाकिस्तान में। फिर देखिए मौर्य काल की इकोनॉमी कृषि आधारित थी, मतलब मोस्टली राज्य को जो प्रॉफिट आता था वो एग्रीकल्चर से आता था। इनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ फसल थी ग्रेन, यानी कि धान, है ना, अनाज जो किसको आप कहते हैं। और बैड क्रॉप थी गन्ना, मतलब गन्ने को बहुत कम लोग ही उगाया करते थे। सिंचाई के लिए रिंग वेल्स, कुएं होते ना, कुएं, पहले वो ऐसे ईंटों के कुएं बनते थे, उस तरह के कुओं का प्रयोग किया जाता था। सूत की कताई और बुनाई, स्पिनिंग एंड वीविंग, मतलब कपास से कपड़ा बनाना, नहीं, कपास से पहले सूत बनाना, धागा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना, यह इनका काम था। पण्णाध्यक्ष व्यापार या वाणिज्य का अधिकारी कहलाता था। यार यहां पे एक प्रमुख मार्ग के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ।
शेरशाह सूरी ने एक सड़क बनवाई थी जो बंगाल के सोनार गांव से वर्तमान में पाकिस्तान में अटक नाम की जगह वहां तक जाती थी। यह कहा जाता है कि यह सड़क पहले से थी और यह चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, यह सड़क जिसको कहा जाता था उत्तरापथ। हालांकि बाद में फिर यह सड़क भुला दी गई, बट इसको वापस रिजुवेनेट किया शेरशाह सूरी ने। आगे चल के अंग्रेजों ने भी इसको रखा, अंग्रेजों ने इसे ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड नाम दिया, है ना। एक तो उत्तरापथ, दक्षिण का था दक्षिणापथ जो श्रावस्ती से प्रतिष्ठान, श्रावस्ती वर्तमान आप कह लीजिए यूपी, प्रतिष्ठान हो गया महाराष्ट्र, उत्तर से दक्षिण नीचे की तरफ जाती थी। दक्षिणापथ, उत्तरापथ वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट जाता था। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा भरूच, बेरी या भृगु कृच्छा ये बंदरगाह थे। ये तो हो गया कहां पर, गुजरात में। और एक बंदरगाह और था ताम्रलिप्ति या तामलुक, ये वर्तमान का पश्चिम बंगाल है। ये क्वेश्चन है भाई कि मौर्य काल का ताम्रलिप्ति बंदरगाह वर्तमान में कहां पर है या कहां पर उसका जिक्र आता है, तो पश्चिम बंगाल टिक करना आप, ठीक है। ओके, कौटिल्य ने जल मार्गों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। मुद्रा चलती थी, हाँ चलती थी। कॉइन थे, पर कॉइन थे चांदी के पंचमार सिक्के जिनको पण कहा जाता था। क्या कहा जाता? पण। वैसे इनका पूरा नाम था कापार्षण। कापार्षण इनका पूरा नाम क्या था? कापार्षण। चांदी के सिक्कों को ये लोग क्या कहते थे? कापार्षण या फिर पण बोल सकते हैं। मापने की इकाई कई प्रचलित थी, जैसे द्रोण हो गया, निवर्तन हो गया। चीजों को मेजर भी तो करना पड़ेगा ना, कई सारी इकाइयां भी प्रचलित थी। फिर देखिए मौर्यकालीन कला, है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तो अशोक के पिलर ही है ना। अशोक के पिलर देखिए कुछ इस तरीके के लगते हैं। इसमें कहा जाता है कि अशोक ने ये पिलर्स का जो डिजाइन वगैरह लिया ना, ये ईरानी राजाओं से लिया है। ईरान के राजा भी इस प्रकार के पिलर्स वगैरह जो है ना बनवाते थे। हालांकि उनके पिलर्स ज्यादा पॉलिश्ड होते थे, हमारे पिलर इतने पॉलिश्ड नहीं थे। तो अशोक ने लाल बलुआ पॉलिशदार स्तंभों का निर्माण करवाया। पॉलिश तो इसने भी करी भाई, उतने पॉलिश नहीं थे। आप कहोगे अभी कह रहे नहीं था, ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं था। सारनाथ और वाराणसी में इसके स्तंभ लेख मिले। स्तंभ में क्या होता है, ऐसा एक दीवार टाइप की होती है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। पिलर मतलब ऐसा राउंड पिलर, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि पिलर के जो सबसे टॉप पे है ना, किसी न किसी जानवर की आकृति होती थी, और फिर जानवर की आकृति के ऊपर एक चक्र बना हुआ होता था। ये जानवर जो भी बनाए ना, मोस्टली पावरफुल टाइप के जानवर होते थे, जैसे हाथी हो गया या शेर हो गया, है ना। ये रिप्रेजेंट करता था स्टेट को, राजा को। और ये जो चक्र रिप्रेजेंट करता है ना, ये रिप्रेजेंट करता था अशोक के धम को, कि कोई भी राजा जो है वो धम से ऊंचा नहीं है, धम हमेशा राजा के ऊपर रहेगा। जैसे कि ये सारनाथ में हमको, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वहां से हमें 4 शेर वाला एक मिला है अशोक स्तंभ के ऊपर। उसको फिर भारत ने अपने नेशनल एम्बलम के रूप में भी प्रयोग लिया। तो सारनाथ का भी जो ये 4 शेर है ना, इसके ऊपर एक चक्र हुआ करता था जो बाद में नीचे गिर गया, वो वहां से हमें मिला है। तो इसको सिंह चतुर्मुख कहा जाता है ना। आगे चल के 1950 में इसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी ले लिया। इसके बीच में आप देखें ये एम्बलम आपको दिख रहा होगा, इसके फिर हमने एक अशोक चक्र भी बनाया, 24 तीलियां हैं इसके अंदर। वो चक्र हमने वो वहां से लेकर यहां पे इंस्टॉल कर दिया। फिर देखिए अशोक के स्तूप। देखो स्तूप मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्तूप बौद्ध मंदिर है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के जो अवशेष बचे ना, अब उनको ऐसे घड़े में रख के एक बिल्डिंग बना के उसके सबसे ऊपर रख दिया गया, तो स्तूप बने। स्तूप कुछ इस तरीके से दिखते थे। आप देखो सबसे ऊपर ये छत्र है। छत्र मतलब कि मंदिरों के ऊपर कलश नहीं लगता है जैसे वो पीतल वगैरह के लगते हैं, वो छत्र। फिर ये हर्मिका है। हर्मिका ऐसा चौकोर सा एक बास्केट होता था जिसके अंदर बुद्ध के अवशेष हो गए या उनके संबंधित कोई चीजें हो गई, वो रखते थे। फिर ये अंडा है, ये जो डोम है इसको अंडा बोलते थे, और इसमें एंटर करने के लिए एक द्वार बनता था, दरवाजा होता था जिसको तोरण द्वार बोलते थे। ऑलमोस्ट सभी स्तूप इसी आकृति के मिले हैं, ठीक है। ये बुद्ध या बौद्ध में इसकी स्मृति में बनाए जाते थे। ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है। पीपरहवा स्तूप सबसे पुराना है। सांची का स्तूप बड़ा इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप ईंटों से बना है। टॉयलर ने इसको खोजा था।
इसमें 3 स्तूप है, महास्तूप, काला स्तूप और स्तूप 3। मतलब ये अलग अलग टाइम पीरियड में बने हुए हैं यार, और कुछ नहीं। आप तो सांची का सारनाथ का स्तूप याद रखो, है ना, एक भरूच का स्तूप याद रखना, क्योंकि भरूच का स्तूप जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था, और कुछ नहीं है। ये आ गया भरूच का स्तूप, है ना। भरूच के स्तूप की नींव अशोक द्वारा रखी गई थी, पुष्यमित्र शुंग ने इसको पूर्ण करवाया। एक्चुअली भरूच का स्तूप इंपॉर्टेंट बहुत है। ये पुष्यमित्र शुंग ना ब्राह्मण है, तो बौद्ध धर्म ग्रंथों ने तो इसको विलन ही बना दिया है कि साहब पुष्यमित्र शुंग ने तो बौद्धों की गर्दन लाने पे कि गर्दन काट दो बौद्ध भिक्षुओं की, इन 1000 स्वर्ण मुद्राएं मेरे से ले जाओ, इतना लिख दिया है। पर भरूच का स्तूप ने इसको चैलेंज कर देता कि कोई व्यक्ति जो बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवा रहा है, इधर गौतम बुद्ध के लिए स्तूप का निर्माण करा रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो जाती है। तो मे बी बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान कम हुआ होगा, कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने पुष्यमित्र शुंग का विरोध किया होगा, तो हो सकता है उसने उनकी हत्याएं करवाई। बट ओवरऑल पुष्यमित्र शुंग ने भरूच के स्तूप का भी निर्माण कराया, इसको कोई वो नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। ये स्तूप भरूच वाला 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने बहुत रिसर्च किया बुद्ध के जीवन पर, अशोक पर। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है ये। फिर देखिए स्तूप की, ये मैंने आपको बताया संरचना कुछ इस प्रकार की होती थी। सबसे पहले कि ये डोम है, अंड बोलते हैं, ऊपर हर्मिका है ना, उसके ऊपर छत्र, चारों तरफ एक घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ है, अंदर घुसने के लिए तोरण द्वार बने हुए हैं, है ना। ये एक स्तूप की संरचना हुआ करती थी, है ना। फिर देखिए स्तूप के कई अंग हैं, जैसे तोरण द्वार, अंदर घुसने का रास्ता, वेदिका स्तूप के चारों तरफ का एक घेरा है ना, वेदिका या रेलिंग बोलते थे। फिर अंड, शांति का प्रतीक, वो गुंबद जो है उसे अंड बोलते थे। हर्मिका, देवताओं का घर, उसके अंदर बुद्ध के वो अवशेष कुछ भी रखे जाते थे। छत्र, बुद्ध के विचार, सबसे ऊपर वो जो छत्र है, मैंने बताया ना आपको, वो ऊपर शिखर पे लगाते हैं जो, वो था। अशोक के अभिलेखों से भी सवाल आता है भाई, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखो अशोक के कुछ तो शिलालेख है, रॉक एडिक्ट। रॉक एडिक्ट मतलब क्या है, चट्टानों के ऊपर लिखे हुए। दूसरा है स्तंभ लेख, पिलर के ऊपर लिखे हुए कोई, या पिलर भी गोल भी हो सकते हैं, ऐसे चौकोर भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के। शिलालेखों में रॉक एडिक्ट में देखो 14 बड़े शिलालेख है, और बाकी क्या है, माइनर शिलालेख है। कुछ अलग अलग जगहों पर भी चट्टानों के ऊपर लिखे हुए मिले हैं। और स्तंभ लेखों में जाएं तो 7 तो लॉन्ग है, और बाकी के क्या है, माइनर है। इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा कितने हैं, नंबर क्या है, कौन से हैं, जब तक कि आप कोई हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर का एग्जाम नहीं दे रहे हो तब तक नहीं जाएगा। आप एसएससी टाइप के एग्जाम दे रहे हो, है ना, इस टाइप में जीके जहां पर आपको आता है, कोई लाइब्रेरियन का एग्जाम दे दिया आपने, या है ना, वहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बनेगा टी फैंथलर, अशोक के शिलालेखों को खोजने वाला व्यक्ति, जिसने इनको खोजा था, डिस्कवर किया था, दैट वाज टी फैंथलर। शिलालेख की भाषा पाली भाषा थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। इसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली, यह सफलता मिली जेम्स प्रिंसेप को। किसको मिली, जेम्स प्रिंसेप को। अशोक का एम्पायर इतना बड़ा था कि अलग अलग लैंग्वेज में अशोक ने अपने पिलर्स को लिखवाया था। जैसे अशोक ने ग्रीक और अरमाइक लिपि, लिपि होती है स्क्रिप्ट, है ना, इसमें लिखवाया था अफगानिस्तान में। जैसे यार आप लिपि और इसमें फर्क क्या होता है, देखो मैं बता दूं आपको, कहीं पे लिख के बता देता हूं। देखो एक शब्द है लिपि, एक शब्द है भाषा, ठीक है। जैसे भाषा हो सकती है हिंदी, है ना, लिपि हो सकती है मेरी देवनागरी। जैसे मैंने जो ये भाषा लिखी है, हिंदी भाषा लिखी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जो शब्द लिए, अक्षर लिए, वो मैंने देवनागरी के लिए। अब जैसे कि मान लो कि मेरा नाम है सौरभ, ठीक है। अब सौरभ हिंदी भाषा का शब्द है, और मैंने जो सौरभ लिखा है ये देवनागरी लिपि में लिखा है। अब मैं लिख दूं सौरभ, ठीक है, तो मैंने अभी भी भाषा तो कौन सी ली है, हिंदी, बट मेरी जो लिपि है अब वो कौन सी है, इंग्लिश है। इंग्लिश के अक्षर लिए हैं मैंने। जैसे व्हाट्सअप करते हो ना, कहां जा रहा है, तो आपने भाषा तो हिंदी प्रयोग करी,
बट स्क्रिप्ट क्या लिखी, स्क्रिप्ट, लिपि को क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में क्या किया, के ए एच ए, कहाँ, जा, जे ए, रहा है, ये फर्क है। तो भाई अशोक के ग्रीक और अरमाइक स्क्रिप्ट के शिलालेख कहां से मिले, ऑब्वियस सी बात है अफगानिस्तान से, क्योंकि वहां का कल्चर जो था वहां पे ग्रीक कल्चर था। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी एक और टाइप की स्क्रिप्ट है जो कि वर्तमान का जो पाकिस्तान का पार्ट है ना, फाटा बोलते हैं उसको, फ्रंटियर एसोसिएशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का छोटा पार्ट है जहां पे कबीले रहते हैं, पठान पश्तून वगैरह रहते हैं, वहां पर खरोष्टी लिपि थी। और भारत के अंदर जो आज का हम भारत देखते हैं, यहां पर अशोक के जो भी शिलालेख मिले हैं उसमें ब्राह्मी लिपि मिली, ठीक है। फिर देखिए अशोक के बड़े शिलालेख, एक्चुअली ये बड़े शिलालेख अशोक के पिलर पे मिले हमको, पिलर है ना वो अशोक का पिलर्स, उसमें कहीं, उसमें क्या है कि उसको 14 पार्ट में डिवाइड करके टोटल 14 शिलालेख मिले हैं। जैसे फर्स्ट शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, दूसरे में मनुष्य और पशु की चिकित्सा का उल्लेख है। इसमें आप ये याद रखना, चौथा शिलालेख क्या है, इसमें अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा करी है। तो अशोक का चौथा शिलालेख ऐसा है जिसमें उसने लिखा है कि अब मैं भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाऊंगा, ठीक है। पांचवा, छठा, सातवां और आठवां शिलालेख जो है इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, पीछे भी मैंने बताया था। फिर देखिए अशोक 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख आप जरूर याद रखें, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। फिर देखिए अशोक के कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलता है, रूपनाथ, गुर्जरा, सोरोपारो, पनगुड़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखिए अशोक के कई शिलालेख बड़े महत्वपूर्ण है, जैसे मास्की, इस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया था। भाब्रू में तो अशोक ने स्पष्ट ही कर दिया है कि मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूं, मेरा राज्य मगध है, मैं मगध का राजा अशोक हूं। ये कहां पे लिखा हुआ है, भाब्रू शिलालेख राजस्थान में मिला है। फिर एरागुंडी शिलालेख में अशोक के विपरीत, मतलब थोड़ा अलग भाषा में लिखा हुआ है। अशोक ने कुछ पृथक शिलालेख भी लिखवाए थे, है ना, फर्स्ट, सेकंड, ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे ये ज़्यादा संबंध में नहीं है। व्रत शिलालेख है, देखिए बड़े शिलालेख जो बड़े पत्थर थे, पूरे के पूरे पत्थर, उस पर भी अशोक ने लिखाए थे। जैसे दिल्ली मेरठ, पहले ये मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको, अशोक के शिलालेख को कोई इंपॉर्टेंट समझ के दिल्ली लेके आ गया। फिर टोपरा में ये शिलालेख था, इसको भी जो है फिरोज तुगलक कहाँ लेके आ गया, दिल्ली में लेके आ गया। कौशाम्बी का प्रयाग स्तंभ है, इसमें भी अशोक के बारे में लिखा हुआ है। अशोक की एक रानी थी कारुवकी, है ना, कौरवकी भी बोलते हैं उसको, उसका नाम भी इसमें अशोक का मिलता है। हालांकि बाद में पहले अकबर ने इसके नीचे अपना कुछ लिखवाया, फिर जहांगीर ने इसके नीचे अपना कुछ लिखवाया, और बाद में इसे इलाहाबाद के किले में रख दिया गया। फिर अशोक के कई लघु स्तंभ लेख भी मिलते हैं, है ना, जैसे सांची, रुद्रमंदेई, निगलिक सागर, या आप पढ़ना एक बार। हालांकि मैं फिर बता दूं, आप जब तक लेक्चरर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं ये सारी चीज़ें काम नहीं आएंगी, ठीक है। पढ़ने के लिए ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें होती है कि मुझे बतानी पड़ती है, क्योंकि मेरे पे वो हो जाता है ऑब्लिगेशन के, सर आपने वो तो बताया नहीं वगैरह, तो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बट मैं फिर कहूँगा कि आपको जहाँ जहाँ मैंने बोला है कि ये आपका क्वेश्चन बनेगा, उन चीज़ों पर आप फोकस करिए। बाकी आपकी जानकारी के लिए आप चाहे जितना पढ़ें, कोई मना तो है नहीं, ठीक है। मौर्य काल बहुत लंबा चौड़ा है भाई, मौर्य काल खत्म नहीं होता है, 1 घंटे में इसको समराइज करना बहुत मुश्किल है, बट मैंने कोशिश करी है, जहां क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिया। तो दोस्तों इस पर फोकस करिए, और क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम हमारा ये सेशन ख़त्म करेंगे मौर्य काल वाला। नेक्स्ट सेशन में मौर्य काल के बाद कौन कौन से राजवंश आए उनकी चर्चा करते हैं। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।